वेलकम। नमस्कार साथियों, आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे प्रदेश की जहां की सरकार क्वारंटीन में है। जी हाँ, पूरी की पूरी कैबिनेट ही क्वारंटीन में है। तो ऐसा है, तो ऐसा क्यों हुआ? किसकी गलती से हुआ? क्या बीमारी किसी की गलती होती है? क्या आज सरकार ये समझ रही है कि जब इन्होंने दोषारोपण किया था लोगों पर, तो ये बीमारी के ऊपर एक दाग लगाया था। बीमारी जो एक खुद दाग होती है। परंतु आज हुआ क्या है उत्तराखंड में? उत्तराखंड में दालनवाला क्षेत्र में कैबिनेट मंत्री सतपाल जी महाराज का घर है। जी हाँ, उनकी पत्नी को कोरोना पॉजिटिव पाया गया। एम्स ऋषिकेश में उन्हें भर्ती कराया गया। इसके बाद क्या हुआ भाई? 27 मई को उनके घर पे एक नोटिस चस्पा हुआ था कि इस घर के मेंबर जो है वो क्वारंटाइन में है। परंतु जानते हैं इन मंत्री जी ने क्या किया? देश के इकलौते मंत्री ऐसे जिन्होंने कैबिनेट की मीटिंग अटेंड करी और ये संक्रमण फैलाने का जो एक डर है वो आज सबके मन में है। क्या मंत्री बच सकता है इस संक्रमण से? क्या अमीर और गरीब में फर्क करा जा सकता है? नहीं करा जा सकता। ये पता चल गया। क्यों? क्योंकि सतपाल जी महाराज, उनके दो बेटे, उनकी दो बहुएं सब संक्रमित पाई गई। न केवल ये, उनके साथ उनके घर में स्टाफ जो है 17 से 22 का नंबर आ रहा है जिन्हें बताया जा रहा है संक्रमित। अगर कोई आम व्यक्ति ये करता तो क्या होता? जी हाँ, उस पर एफआईआर दर्ज होती, क्योंकि वो जानते बूझते इस संक्रमण को फैला रहा था। उसके साथ क्या होता? उसे क्वारंटीन कहाँ किया जाता? वही क्वारंटीन फैसिलिटीज में जो गंदी मंदी है। मंत्री साहब और उनके परिवार को एम्स ऋषिकेश में भर्ती कराया गया। और अभी की ब्रेकिंग न्यूज ये है कि उन्होंने ये निवेदन किया है कि उनको और जो बाकी उनके परिवार के लोग हैं, करीबन 5 और जो एसिम्प्टोमेटिक हैं, उन्हें घर में क्वारंटीन करने दिया जाए। तो ये कहा जा रहा है कि शायद उन्हें घर में क्वारंटीन किया जाएगा। इसी मुद्दे पे आज चर्चा करेंगे और मेरे साथ आज मेरे मेहमान हैं उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के उपाध्यक्ष सूर्यकांत धस्माना जी, साथ ही युवा नेता भुवन कापड़ी, जो ऐसा नाम है जो यूथ कांग्रेस में सभी जानते हैं, वे भी हमारे साथ जुड़े हैं। मैं शुरुआत करना चाहूंगी धस्माना जी आपसे। क्या कहेंगे इस पूरे प्रकरण के बारे में? देखिए सुजाता, एक कोरोना काल में पूरे देश में एक अपने आप में अद्भुत, असाधारण ये घटना घटित हुई है। देश के ये उत्तराखंड को सौभाग्य कहूं, दुर्भाग्य कहूं, ये गौरव प्राप्त हो गया है कि प्रदेश हमारा पूरे देश के अंदर एक ऐसा राज्य बन गया है जो जिसकी पूरी सरकार और सरकार के साथ साथ उसका प्रशासनिक तंत्र पूरा क्वारंटीन हो गया है। अभी पूरे देश के तमाम इलेक्ट्रॉनिक चैनल्स में, कल समाचार पत्रों में, आज के समाचार पत्रों में भी था, हमारे प्रदेश के कैबिनेट मंत्री जो पूरे देश और दुनिया में जिनको एक आध्यात्मिक गुरु के रूप में भी माना जाता है और आपके तो बिल्कुल पड़ोस में डालनवाला में ही रहते हैं, उनका निवास वही है,
श्री सतपाल जी महाराज, उनकी धर्मपत्नी को कोरोना पॉजिटिव पाया गया और उसके बाद क्योंकि उनका घर क्वारंटीन हुआ था कुछ दिन पहले और वो उसके बाद अपने घर के दूसरे द्वार से निकल करके और अपने जो राज्य सरकार का उनको बंगला मिला हुआ है मंत्री के रूप में, उसमें पूरा परिवार चला गया था। सतपाल महाराज जी का और उनके परिवार में रहने वाले तमाम उनके सदस्यों का और उनके साथ साथ उनके जो सेवक हैं वहां पर और जो घर में कर्मचारी हैं उनका भी टेस्ट हुआ और आज ये पाया गया कि वो भी पॉजिटिव निकल गए। लगभग 22 लोग पॉजिटिव निकले हैं। और क्योंकि सतपाल जी महाराज पिछली जब से ये संदिग्ध हुआ है कि वो उनके परिवार में कोरोना पॉजिटिव है, वो उसके बावजूद भी मंत्रिमंडल की बैठकों में गए और बैठकों में नहीं गए, उसके अलावा विभागीय बैठकें भी उन्होंने करी और इसके अलावा अपने क्षेत्र में चौबटा खाल में भी वो कई कार्यक्रमों में सम्मिलित हुए। तो आज जो राज्य में एक संकट खड़ा हो गया, सबसे पहली बात तो यह है कि मैं व्यक्तिगत रूप से ईश्वर से प्रार्थना करता हूं, भगवान से प्रार्थना करता हूं कि सतपाल जी महाराज, उनकी धर्मपत्नी, उनका परिवार, उनके तमाम लोग जो घर के हैं जो पॉजिटिव आए हैं, वो सब ठीक होकर के निकले और स्वस्थ होकर के निकले, वो संक्रमण से मुक्त हों। हम उनकी दीर्घायु की कामना करते हैं। उसके बाद जो सबसे बड़ा प्रश्न है, ये तो पूरे राज्य के साथ इस समय जो हालात हैं, प्रदेश में पूरी सरकार क्वारंटीन है और मंत्रिमंडल की बैठक में वो सम्मिलित हुए। मंत्रिमंडल की बैठक में जितने लोग थे उसमें अधिकारी भी थे, मुख्य सचिव भी थे, स्वास्थ्य सचिव भी थे और अन्य अधिकारी थे, वो भी सब क्वारंटीन हो गए। और उनके क्वारंटीन होने से ये मैं हालात बता रहा हूं जो इस कारण, इस पूरे प्रकरण के कारण हुए कि आज जब प्रदेश के सचिवालय में, राज्य सचिवालय में कोई अधिकारी नहीं पहुंचा बड़ा, तो सारे कर्मचारियों ने हाथ खड़े कर दिए और उन्होंने कहा साहब हमको भी क्वारंटीन होना है, हम भी घर से काम करेंगे। जब प्रदेश के सचिवालय में मंत्रिमंडल का कोई सदस्य नहीं है, मुख्यमंत्री नहीं है, सारे अधिकारी नहीं है, तो हम भी आकर के क्या करेंगे। तो वो उन्होंने भी हाथ खड़े कर दिए और आप ये मानिए कि पूरा आज की तारीख में इस कोरोना के संकट काल में पूरा प्रदेश बिना किसी गवर्नेंस के है, सरकार क्वारंटीन में है। मुख्यमंत्री जी तो पहले ही 75 दिन लॉकडाउन 1 से लेकर के और 75 डेज, केवल 2 गमियों में, एक उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी के पिताजी का देहांत हुआ तो उनके दाह संस्कार में गए थे। एक हमारे मित्र है पुष्कर धामी, विधायक है बीजेपी के, उनके पिता का देहांत हुआ था तो उनके अफसोस करने गए थे। उसके अलावा 1-2 मंत्रिमंडल की बैठक के लिए सचिवालय आए, बाकी वो 75 दिन पूरी तरह से अपने घर में क्वारंटाइन ही थे। लेकिन आज ऑफिशियली वो क्वारंटाइन हो गए, उनके साथ जो मंत्रिमंडल के सहयोगी थे वो क्वारंटाइन हो गए और जो अधिकारी थे वो क्वारंटाइन हो गए। कर्मचारियों ने आने से मना कर दिया। कुल मिलाकर के राज्य में प्रशासनिक तंत्र को इस समय पैरालिसिस की स्थिति में आप कह सकते हैं, लकवाग्रस्त कह सकते हैं। जिस समय प्रदेश के लोगों को इस समय देखिए संक्रमण, हम 10 दिन पहले 60 की संख्या में थे, आज हम 1000 क्रॉस कर रहे हैं और इतना बड़ा संक्रमण जब पूरे प्रदेश में फैल रहा है, प्रवासी आ रहे हैं, उनके क्वारंटीन का इंतजाम, अभी उसके बारे में चर्चा करेंगे। ऐसे हालातों में जब सरकार क्वारंटीन हो जाए, जब पूरा पॉलिटिकल सिस्टम और जो गवर्नेंस है वो पैरालिटिक, उसको आप ये समझिए आईसीयू में है इस समय। हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि वो वेंटिलेटर में ना जाए, लेकिन इस समय जो स्थितियां हैं उन स्थितियों के लिए जिम्मेदार कौन है, इसका जवाब तो माननीय मुख्यमंत्री ही दे सकते हैं। आपको पता है, मैं बार बार इस बात को कहता हूं कि राज्य में पहला क्वारंटीन होने का सौभाग्य तो मुझे ही मिला और वो सजा इसलिए मिली कि मैं दूर अस्पताल में व्यवस्थाओं को देखने गया था। सरकार को रास नहीं आया, सरकार ने कहा इसको क्वारंटीन कर दो और मुझको उसी शाम को 16 मार्च को जिलाधिकारी का और सीएमओ का फोन आया और मुझको क्वारंटीन कर दिया गया। 14 दिन का बढ़ा के 28 दिन कर दिया गया। लेकिन राज्य में
जो राज्य के, जिनके कंधे पर राज्य की तमाम जिम्मेदारियां हैं, पूरे प्रदेश को जिन्होंने चलाना है, पूरे प्रदेश के स्वास्थ्य का जिम्मेदारी जिनके ऊपर है, वो क्वारंटीन हो गए। तो ये पूरे राज्य की स्थिति है। इसमें मैं समझता हूं कि सबसे बड़ी जिम्मेदारी तो मुख्यमंत्री की है। त्रिवेंद्र सिंह रावत जी जो मुख्यमंत्री हैं, जिस प्रकार की अकर्मण्यता उन्होंने दिखाई, जिस प्रकार का, मैं समझता हूं कि पूरे प्रदेश के अंदर, देखिए उत्तर प्रदेश में वहां के मुख्यमंत्री से हमारा न तो वैचारिक कहीं सामान्यता है, और हम किसी भी उनके कार्य के बहुत ज्यादा प्रशंसा नहीं करते। इसलिए नहीं कि वो राजनीतिक विरोधी है, इसलिए कि जो उनकी मानसिकता है, जिस प्रकार का नजरिया उनका है, वो इस देश के सोशल फैब्रिक को सूट नहीं करता, इसलिए हम नहीं पसंद करते। लेकिन उसके बावजूद भी, तमाम परेशानियों के बाद भी वो फील्ड में नजर आए। आप हिंदुस्तान के किसी भी प्रांत में आप देख लीजिए, आप पंजाब का हाल देख लीजिए, पंजाब में जो कैप्टन अमरिंदर सिंह जी ने जो परफॉर्म किया है, वहां का चीफ मिनिस्टर किस प्रकार से उन्होंने इतनी मुश्किल परिस्थितियों में, जब इतनी बड़ी तादाद में तमाम एनआरआईज वहां पर आ गए थे, उसके बाद भी उन्होंने संभाला। और जो रिकवरी रेट है देश में इस समय सबसे ज्यादा है, पंजाब में रिकवरी रेट 90% है। इसी तरह केरला है, इसी तरह आप उद्धव ठाकरे साहब को देख लीजिए, महाराष्ट्र में कितना बुरा हाल है, महाराष्ट्र में कितनी इस समय संक्रमण में, देश में सबसे ज्यादा नंबर 1 स्टेट महाराष्ट्र है, लेकिन उद्धव ठाकरे सड़क पे है, उद्धव ठाकरे फील्ड में। बिल्कुल, हमारे मुख्यमंत्री जी, हमारे मुख्यमंत्री जी पहले भी नहीं थे सड़कों पे, पहले भी लोगों से नहीं मिल रहे थे, और अब तो बिल्कुल ही उनके पास बहाना अच्छा खासा मिल गया, बिल्कुल ऑफिशियली में चले गए। जी मोहन जी, आपसे जानना चाहती हूँ कि आप इस पूरे प्रकरण को कैसे देखते हैं? एक युवा होने के नाते आप जब देखते हैं कि आपका जो मुखिया है वो आप लोगों के पास नहीं आ रहा, आप लोग जाके लोगों की मदद कर रहे हैं। प्रधानमंत्री जी ने तो वैसे ही कह दिया कि आत्मनिर्भर बनो, आप लोग अपने अगल बगल के लोगों की मदद करो। तो आप मुझे बताइए कि उत्तराखंड के मुख्यमंत्री जब पहले ही नहीं आ रहे थे और अब क्वारंटीन में चले गए हैं, तो उनके रोल के बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? क्या उनको पता नहीं था कि उनके काबीना मंत्री जो हैं वो क्वारंटीन में हैं, उनके घर पे चस्पा किया गया है नोटिस, क्या उन्हें नहीं पता था? देखिए, सबसे पहले तो मैं भगवान से प्रार्थना करूंगा कि हमारे जो सतपाल महाराज और उनका परिवार और स्टाफ, और साथ ही उनके साथ कैबिनेट में रहे हमारे सारे मंत्रीगण और अधिकारी कर्मचारी जो भी थे, भगवान उनको सकुशल जो है वो ठीक करे और जल्द से जल्द तो वो जो है कि ठीक हो जाएं। बात करते हैं कोरोना की, जहां हमारे प्रदेश के मंत्री जिनको देख रहे हैं लोग, मुख्यमंत्री जिनसे उम्मीद कर रहे हैं, जब उनको क्वारंटीन कर दिया गया 27 तारीख को, और एक तरफ तो प्रधानमंत्री जी और मुख्यमंत्री जी कहते हैं कि क्वारंटीन कर रहे हैं तो उसका पीरियड 14 दिन है, और प्रदेश के हमारे जिम्मेदार मंत्री 2 दिन बाद ही कैबिनेट की बैठक में शामिल हो जाते हैं। तो इससे पता चलता है कि भारतीय जनता पार्टी के अंदर जो नेता हैं, प्रधानमंत्री जी की और मुख्यमंत्री जी की बात के प्रति उनके अंदर कितनी गंभीरता है। और बात दूसरी हम करें क्वारंटीन सेंटर की, कि आज ये पहला एक ऐसा मौका मुझे लगता है कि देश में आया है जिसमें एक बड़ी राजनीतिक शख्सियत जो कि आज कोरोना पॉजिटिव निकली, और उनके घूमने से पूरे आज हड़कंप है। उन्होंने विभागीय बैठक भी ली, कई हमारे जानने वाले हमारे साथी वहां कर्मचारी भी हैं। सबसे पहले तो वो ये चाहते हैं कि भाई जिन विभागीय बैठक में जो लोग उपस्थित रहे, सबसे पहले उन लोगों को 14 दिन सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि ना कि मंत्री जी और मंत्री जी के परिवार को, बल्कि नीचे के भी जो कर्मचारी उन मीटिंगों में रहे हैं उनको भी क्वारंटीन किया जाए, और उनका भी सैंपल लिया जाए, और उनकी भी जांच होनी चाहिए, और उनका भी वही इलाज हो जो वीआईपी का हो रहा है, वीवीआईपी का हो रहा है। और दूसरी सबसे गंभीर बात यह है कि क्वारंटीन सेंटर की जो ये बात कर रहे हैं, कि एक क्वारंटीन सेंटरों की जो बात कर रहे हैं, और अचानक से जब प्रवासी आने शुरू हुए हमारे प्रदेश में, जो संख्या 50, 60, 70 थी वो बढ़कर 900, 1000 पहुंच गई है। तो ये इसमें प्रशासन लाचार कहीं नजर आता है। हम जब अपने क्षेत्रों में
हमारे साथी कुछ यहाँ सूरजमल कॉलेज किच्छा में क्वारंटीन सेंटर बना हुआ है और वहां पर एक हॉल में 32 लोगों को रखा गया है, जिसमें मुझे लगता है 1 या 2 शौचालय हैं, उसी में सारे लोग जा रहे हैं। नहाने के लिए सिर्फ एक बाल्टी है, पीने के पानी की एक ही व्यवस्था है। उसमें किसी व्यक्ति को 10 दिन हो गए हैं, किसी को 2 दिन हो गए हैं, किसी को 12 दिन हो गए हैं। तो मुझे लगता है कि ये जो क्वारंटीन सेंटर बने हैं, अगर उनकी आप व्यवस्था देखेंगे तो इतनी हालत खराब है, पीने का पानी तक क्वारंटीन सेंटरों में उपलब्ध नहीं कराया जा रहा है। एक तरफ तो सरकार आंकड़े दे रही है कि प्रति व्यक्ति 2400-2500 रुपए प्रतिदिन क्वारंटीन सेंटर का खर्चा है, जिसमें उनका 80 रुपए का रोज पानी भी वो मेंशन कर रहे हैं, चाय नाश्ता भी मेंशन कर रहे हैं, उनका खाने नाश्ते का अलग बजट दिखा रहे हैं, उनके जो बेडशीट वगैरह बदलना है उसका 50 रुपए रोज दिखा रहे हैं, उनके कपड़े धोने का 50 रुपए रोज दिखा रहे हैं, उनको साबुन देने का दिखा रहे हैं, वो एक बजट 2400 का दिखा रहे हैं। मुझे लगता है कि उन बिल्कुल सेंटरों में ये एक व्यवस्थाएं व्यवस्था मुझे लगता है 2400 जो दिखा रहे हैं, मुझे लगता है 24 रुपए भी प्रतिदिन किसी व्यक्ति पर खर्च नहीं हो रहा है। और मुझे लगता है शासन प्रशासन सरकार इतना लाचार है कि वहां जो खाने की व्यवस्था है, नाश्ता 8 बजे 9 बजे मिलना चाहिए, तो नाश्ता तो मिलता नहीं है। दिन नाश्ता और खाना मिला के दिन में एक बार मिल जाए 11-12 बजे, और फिर रात का खाना मिलेगा या नहीं मिलेगा। ये जो क्वारंटीन सेंटर ऑफिशियली सरकार कह रही है, उन क्वारंटीन सेंटरों का हाल है। आज ये मौका है सरकार को कि जब सारे मंत्री, सारे वीआईपी, सारे सरकार, हमारे जो कहते हैं कि शासन के लोग, जिनको ये भय हो गया है कि भाई कोरोना हम लोगों को हो सकता है, हम संक्रमित हो सकते हैं, हमें अपनी सुरक्षा करनी चाहिए, तो हमारे प्रदेश के जो लाखों जवान, हमारे युवा साथी जो बाहर से आ रहे हैं, जिनको क्वारंटीन कर रहे हैं, उनको ये क्या सुविधाएं दे रहे हैं। इसके अलावा जब आप विलेज क्वारंटीन की बात करते हैं तो मुझे शर्म आती है कि विलेज क्वारंटीन जो शब्द हमारी सरकार ने दिया है, वहां एक स्कूल में, एक नल में, एक शौचालय में, जिसकी कैपेसिटी सरकार कहती है कि भाई यहाँ 30 लोग रह सकते हैं, उन्होंने पहले सब कुछ बनाया है, वहां 60 लोग रह रहे हैं, दुगनी कैपेसिटी के लोग रह रहे हैं। सरकार की तरफ से न कोई मास्क, न सैनिटाइजर, न खाने की व्यवस्था, न पानी, और न कोई वहां पूछने जा रहा है। लोगों के घर से खाना आ रहा है। कई बार ऐसा है कि एक गांव में अगर विलेज क्वारंटीन सेंटर फुल हो गया है तो दूसरे गांव के लोगों को वहां रखना पड़ रहा है। तो 20-20, 25-25 किलोमीटर से लोग अपने बच्चों के लिए खाना देने के लिए रोज वहां जा रहे हैं। तो परिस्थितियां इतनी विपरीत हैं। अगर आप विलेज क्वारंटीन और क्वारंटीन सेंटरों में घूमेंगे तो लोगों को लग रहा है कि हम यहाँ कोरोना से बचने नहीं आए हैं, शायद हमें यहाँ रहकर कोरोना हो जाएगा। स्थितियां ये है कि जो लोग 10 दिन से रह रहे हैं, उन्हीं लोगों के साथ नए व्यक्ति को भी रख दिया जा रहा है। सरकार बिल्कुल भी गंभीर नहीं है। और उसके बाद आज सोने पे सुहागा कि सरकार के सारे मंत्री और हमारा पूरा शासन, सारे अधिकारी क्वारंटीन हो गए हैं। तो निश्चित सी बात यह है कि इस प्रदेश की स्थिति ऐसी है कि यहाँ पर जो है राज्यपाल शासन लगा देना चाहिए, क्योंकि सरकार बिल्कुल उनके हाथ में, उनके बस में कुछ नहीं है। पिछले 75 दिन में मुझे लगता है मुख्यमंत्री जी ने 1 या 2 क्वारंटीन सेंटरों को देखा होगा। और आज हाईकोर्ट को इसमें इंटरफेयर करने का जो है कि हाईकोर्ट आज बता रहा है कि आपको क्या क्या सुविधाएं देनी है। और अभी जिला जज के लोग, जो जिले से जज है, वो सब क्वारंटीन सेंटरों का दौरा करने लगे। इतने बुरा हाल है कि ताकि सरकार को जो है कि वो जो है इंस्ट्रक्शन दे सकें कि भाई आपके ये हालात खराब हैं। हमारे साथी जो हमारे कोरोना की जो इतनी तेजी से एक सरकार आरोप डाल रही है कि जो प्रवासी आए हैं, प्रवासियों के आने से ये कोरोना इतनी तेजी से फैला है, ये कोरोना प्रवासियों के आने से नहीं, सरकार के क्वारंटीन सेंटरों की अव्यवस्था के कारण 2, 4, 6, 10 व्यक्ति जो कोरोना होकर आए, उनको सुरक्षित न रखकर उनकी अव्यवस्था के कारण ये कोरोना इतनी तेजी से हमारे प्रदेश में फैल रहा है। जो सरकार के हाल हैं, जो आज 1000 का आंकड़ा हमारे प्रदेश में है, अगर सरकार के हालात क्वारंटीन सेंटरों को लेकर सरकार इतनी ही गंभीर रही, जो बाहर से लोग आ रहे हैं उनको सुविधा देने में सरकार इतनी ही गंभीर रही, तो आने वाले समय में मुझे लगता है ये 10,000 पार करेगा। इसलिए सरकार को 10,000 पार करेगा, जो स्पीड इसकी है और जो इनकी व्यवस्थाएं हैं। ये कोरोना सेंटरों को जो है क्वारंटीन सेंटरों में कोरोना फैलाने के सेंटर इन्होंने बना दिए हैं, ना कि कोरोना रोकने के सेंटर। कहीं भी विलेज क्वारंटीन में सरकार किसी प्रशासनिक आदमी को तक नहीं बिठा पाई। जब हल्ला हुआ, सब विरोध कर रहे हैं, तो अब सरकारी टीचरों को 4 से 4 ड्यूटी लगाई है, और न सरकार की तरफ से खाने की न और कोई व्यवस्था उनको दी जा रही है। जी धस्माना जी, आप क्या कहेंगे इस बारे में कि किस प्रकार से
सभी की ड्यूटी लगाई जा रही है, मगर मुख्यमंत्री आज तक बाहर नहीं आए, अब क्वारंटीन में। मैंने अभी आपको बताया था कि सतपाल महाराज जी ने कहा है कि उन्हें होम क्वारंटीन करा जाए। तो ये अलग-अलग मापदंड क्यों हो रहे हैं? उनको दून अस्पताल में नहीं, एम्स ऋषिकेश में शिफ्ट किया गया। अब उनके कहने पे उन्हें उनके घर में शिफ्ट करा जा रहा है। क्या ये लोगों को एक गलत संदेश नहीं दे रहा? देखिए सुजाता, मैं आपको बताऊं कि इसमें पहले दिन से फ्रॉम द डे वन सरकार का जो रवैया रहा वो बहुत ही गैर जिम्मेदाराना रहा। सरकार ने इसको, चाहे केंद्र की सरकार हो चाहे उत्तराखंड की सरकार हो, इन सरकारों ने इस कोरोना की जो लड़ाई है, ये मानवता के खिलाफ है कोरोना। इस बात को न मोदी जी ने समझा न त्रिवेंद्र जी ने समझा। इसको जिस प्रकार से राजनीतिक एक लड़ाई, आप ऐसे लड़ रहे हैं जैसे किसी ऑपोजिशन पार्टी से लड़ रहे हो। आप ऑपोजिशन पार्टी से नहीं लड़ रहे हैं, आप इस समय पूरी वैश्विक महामारी कोरोना से लड़ रहे हैं, एक इनविजिबल वायरस से लड़ रहे हैं। और उस वायरस की जो मार है, उस वायरस का जो संक्रमण है, आप पूरी दुनिया में उसके नतीजे देख रहे हैं। अमेरिका किस प्रकार से पूरे दुनिया की सबसे बड़ी महाशक्ति उससे त्रस्त है। स्पेन का हाल आपने देखा, इटली का हाल आपने देखा। देश, दुनिया के 115 से ज्यादा देशों में जो उसने तबाही मचाई है उसको आपने देखा। उसके बाद भी अगर आप कोरोना से लड़ाई जो है वो राजनीतिक नजरिए से लड़ रहे हैं। देखिए, मैंने पहले कहा था कि प्रधानमंत्री जी को पहल करनी चाहिए थी कि इस महामारी से लड़ने के लिए वो राष्ट्रीय स्तर पर एक डिजास्टर मैनेजमेंट और एक डिजास्टर फाइट करने के लिए एक ऑल पार्टी ग्रुप बनाते, और ऑल पार्टी ग्रुप बना करके वो प्रदेश के तमाम मुख्यमंत्रियों को संदेश देते कि आप भी अपने राज्यों देखिए, ये में। तो उन्होंने किया नहीं। नहीं, दसमाना जी, इस बात पे जाने का मैं जो कोई बात, फायदा नहीं है। नहीं, ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं। देखिए, ये पोस्टमार्टम होना इसलिए जरूरी है कि आज जो स्थितियां, जो अभी भुवन कापरी जी कह रहे हैं क्वारंटीन सेंटर्स के बारे में, आप ये देखिए कि अगर ऐसा किया होता तो हमने उत्तराखंड में हम एक ऐप लॉन्च किया, देवभूमि ऐप, और आपने उस पर डिबेट भी कराई। देवभूमि ऐप जब लॉन्च किया तो एक हफ्ते के अंदर हमारे पास 25,000 लोगों के रजिस्ट्रेशन आए। उनको लेकर के हम मुख्यमंत्री के पास पूरा डेलीगेशन प्रीतम सिंह जी के नेतृत्व में गया। मुख्यमंत्री जी ने सोशल डिस्टेंसिंग का हवाला देकर के प्रीतम सिंह जी का और डेलीगेशन को मना कर दिया कि हम आपसे नहीं मिलेंगे। अगर उस दिन मिल गए होते तो हम राय देते कि क्वारंटीन सेंटर्स के बारे में क्या करना है। क्वारंटीन सेंटर्स के बारे में देखिए, टोटल अभी तक जो लोग आए हैं वो 1.5 लाख के करीब सरकार बता रही है। और टोटल आने वाले लोग, अब तो लोगों ने आने के मना कर दिया कि अब नहीं आ रहे हम। जो हालात उनको यहाँ पता लगी है तो अब लोग आने में ज्यादा इंटरेस्टेड नहीं है। दिल्ली से खाली बसेस आ रही हैं। तमाम महाराष्ट्र में जो इंतजाम किए थे अब लोग नहीं आना चाह रहे हैं, क्योंकि वो सोच रहे हैं कि हम तो बीमार ठीक ठाक होके जा रहे हैं और वहां जाकर के क्वारंटीन सेंटर्स में हम बीमार हो जाएंगे। मैं आपको जो बात बताना चाह रहा हूं, जो क्वारंटीन सेंटर्स की बात अभी उठाई है भुवन भाई ने, कि अगर सरकार को चिंता होती तो सबसे पहले वो क्वारंटीन सेंटर्स के बारे में एक नीति बनाती। और मैंने आपको बताया और बार बार मैं इसको बताता रहूंगा। दसमाना जी, आज मैं जो ये कर सकते थे मैं उस पर नहीं जाना चाहती। आज मेरा मुद्दा ये है कि जब सरकार क्वारंटीन में है तो आगे का रास्ता क्या है, पहले तो इनकी गलतियां क्या है, इनके विरुद्ध क्या कार्यवाही होनी चाहिए। मैं सिर्फ इस पे रहना चाहती हूँ। आज मैं नहीं जाना चाहती। इन्होंने काम नहीं किया, हमने मान लिया। अब आप मुझे बताइए कि इसकी जिम्मेदारी क्या किसी की नहीं है? क्या सतपाल जी महाराज को अलग से ट्रीटमेंट दिया जा रहा है? क्या ये सही है? नहीं, इस बारे में तो हम चर्चा कर ही रहे हैं। मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं कि कितनी बड़ी चूक आज जो पूरा प्रदेश भुगत रहा है। 60 की संख्या हमारी थी 10 दिन पहले और आज हम 1000 पार हो गए हैं। ये कौन जिम्मेदार है? मैं यही तो आपको बता रहा हूं कि कितनी गैर जिम्मेदाराना बात है। और देखो, आपको इस बारे में चर्चा करनी चाहिए कि जो हमारे प्रवासी हैं, ये उनका घर है भाई। उत्तराखंड उनका घर है, उनकी जड़ें हैं यहाँ पर, उनका गांव है, उनके भाई बंद हैं, उनके रिश्तेदार हैं। मुख्यमंत्री ने सबसे बड़ी गलती तो सबसे पहले ये करी कि जब उन्होंने अपने आप हाइपोथेटिकली ये अनाउंस कर दिया कि 25,000 लोग संक्रमित होंगे।
हाँ, उन्होंने अनाउंस कर दिया कि 500 लोग तो वेंटिलेटर में जाएंगे ही जाएंगे। ये क्या हाँ। क्या तरीका है? नहीं, पूरे हो प्रदेश सकता के है कि अंदर उनको आपने इन्फॉर्मेशन हो। अविश्वास नहीं नहीं, हो अविश्वास का सकता है। वातावरण आपने। जी, नहीं नहीं धसमाना जी, हो सकता है कि उनके पास ये इन्फॉर्मेशन ऑलरेडी हो कि 25,000 आ रहे हैं। आप ये क्यों कह रहे हैं कि इन्होंने कैसे कहा? हो नहीं, सकता है कि दिल्ली ने मैं उन्हें इसलिए कह खबर रहा कर हूँ, दी हो। मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि उनको पता था कि उनके पास तैयारी नहीं है। और जब तैयारी नहीं है, जब लक्ष्मण भारती में भंडारी बाग में देहरादून, ये तो किच्छा की बात कर रहे हैं भुवन भाई, मैं उत्तराखंड की राजधानी देहरादून के क्वारंटीन सेंटर की बात आपको बता रहा हूँ कि लक्ष्मण भारती में जहाँ 70 लोग ठहराए गए थे, एक टॉयलेट, वहां पर जो हालत थी, जो उन्होंने मुझे पिक्चर्स भेजी हैं, मैंने वो शेयर करी सारे मीडिया के साथ, इतना बुरा हालत थी कि उन्होंने कहा साहब हमें जुकाम भी नहीं था, खांसी भी नहीं थी, लेकिन यहाँ रह करके तो हम कोरोना पक्का हो ही जाएगा। और ये कोरोना हो इसीलिए रहा है कि क्वारंटीन सेंटर्स में न सोशल डिस्टेंसिंग है, न वहां पर साफ सफाई है, न वहां पर पीने का पानी। आपने बताया एक बाल्टी में जब 70 लोग 75 लोग पानी पिएंगे, तो अगर एक भी संक्रमित होगा तो सारे लोग अफेक्टेड हो जाएंगे। एक वॉशरूम इस्तेमाल करेंगे, उस वॉशरूम में अगर एक भी इन्फेक्टेड आदमी चला गया तो जितने लोग उस टॉयलेट को यूज करेंगे वो इन्फेक्टेड हो जाएंगे। इसी प्रकार से सारी सुविधाएं जो वहां पर हैं, उनमें अगर वो सोशल डिस्टेंसिंग का और तमाम जो प्रिकॉशंस लेने हैं उसके लिए अगर वो नहीं लिए जाएंगे, तो जो लोग आ रहे हैं वो बीमार होंगे ही होंगे। और सतपाल जी इसीलिए महाराज के विरुद्ध क्या कार्यवाही होनी चाहिए? देखिए, सतपाल जी महाराज का जहां तक विषय है, मैं कह रहा हूं कि क्या लॉ ऑफ द लैंड वो बड़े के लिए अलग और छोटे के लिए अलग, मंत्री के लिए अलग और आम आदमी के लिए अलग, मजदूर के लिए अलग और पैसे वाले के लिए अलग? भाई लॉ ऑफ द लैंड तो एक जैसा ही होगा ना। आपने इतना तमाशा किया, आज मैं पूछना चाह रहा हूं कि आप पूरा मंत्रिमंडल क्वारंटीन हुआ, तो हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी जो लाइव टीवी में इंटरव्यू दे रहे थे कि 15 तारीख को जो पहला केस हुआ वो जमाती था, जबकि आपको पता है कौन था वो। जी, और मल्लिका नारंग जी लिख रही हैं, जी, why VIP treatment given? He should be हाँ, sent to civil hospital where all corona patients treated badly. देखिए मैं इस बात को वही मैं बात कह रहा हूं कि आपने कहा क्या कार्रवाई होनी चाहिए। हाँ, मैं पूछ रहा हूं कि आज मुख्यमंत्री जी को जवाब देना चाहिए कि उनकी जो पूरी सरकार क्वारंटीन हुई है वहां पर कौन जमाती आया था, हु वॉज द जमाती देयर, जो उनको पूरा क्वारंटीन हुआ है। आप इस तरह से अपने राजनीतिक लाभ के लिए इस कोरोना का भी इस्तेमाल करना चाह रहे हैं। देश में भी आपने किया और उत्तराखंड में भी किया, आपने गुजरात में भी करने की कोशिश करी, और आपने पूरे जहां जहां आपकी सरकारें थी, आप चाहे खट्टर साहब हो चाहे कोई साहब हो, आपके चौहान साहब हो मध्य प्रदेश में, जमाती आपने पकड़ा। मैं पूछना चाह रहा हूं कि आज उत्तराखंड की पूरी सरकार, पूरा प्रशासनिक अमला जो क्वारंटीन हुआ है, वो बताएं कौन जमाती था उसमें। ये बात कोरोना धर्म जाति रंग नहीं देख करके आ रहा है। उसने पकड़ लिया आपके मिनिस्टर को, और मिनिस्टर के थ्रू पूरे के पूरे मंत्रिमंडल को उसने, भगवान न करे ईश्वर न करे कि हमारे किसी और मंत्री को या मुख्यमंत्री जी को कोई संक्रमण हो या किसी अधिकारी को हो, लेकिन वो प्रॉक्सिमिटी में तो आ ही गए। अब जब प्रॉक्सिमिटी में आ गए तो कौन रिस्पॉन्सिबल है उसके लिए? आपके डीजीपी पुलिस साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके, रतूड़ी साहब ने कहा था कि हु जो एवर, कोई भी अगर संक्रमण छुपाएगा या संक्रमण फैलाएगा या अपनी हिस्ट्री को, ट्रेवल हिस्ट्री को छुपाएगा या जमात वान मरकज में गए हैं उसको छुपाएगा, तो उसके खिलाफ कौन सा मुकदमा कायम होगा? अटेम्प्ट टू मर्डर का, 307 का। ये कहा था कि नहीं कहा था? बिल्कुल। हम तो प्रार्थना कर रहे हैं कि मंत्रिमंडल का कोई सदस्य, वो उसकी तबीयत खराब ना हो, वो अस्वस्थ ना हो, वो सब संक्रमण से बाहर आए। लेकिन मैं पूछना चाहता हूं कि 3,500 लोगों के ऊपर आपने मुकदमा कायम किया है उत्तराखंड में। अब आप ये बताइए कि इतनी बड़ी लापरवाही, कौन जिम्मेदार होगा? आप क्या मुकदमा कायम करेंगे, किसके खिलाफ करेंगे? ये क्या जवाब है सरकार के पास? सरकार के पास जवाब है। और एक बात और बड़ी इंपॉर्टेंट सुजाता बताना चाहता हूं, प्रधानमंत्री मोदी जी से अच्छा प्रवचन
आरोग्य सेतु ऐप, उसका जो सबसे अच्छा कैसे उसको डाउनलोड करना है, आईफोन में कैसे करना है, एंड्रॉइड में कैसे करना है, ब्लूटूथ का कैसे उसमें यूज करना है, वो सबसे बढ़िया अगर किसी ने बताया समझाया तो सतपाल महाराज जी ने समझाया हुआ है। तब मैं वीडियो देखा था मैंने, और मैं पूछना चाह रहा हूँ सरकार से कि वो आरोग्य सेतु ऐप जो है वो आप ये बताएं कि मुख्यमंत्री जी ने डाउनलोड किया था कि नहीं किया था, उनके मंत्रिमंडल के सदस्यों ने डाउनलोड किया था कि नहीं किया था, महाराज जी ने डाउनलोड किया हुआ था नहीं किया हुआ था, और अगर आपने डाउनलोड किया हुआ था तो उसने काम क्यों नहीं किया, और अगर आपने डाउनलोड नहीं किया हुआ था तो आपने प्रधानमंत्री जी की बात नहीं मानी। दोनों में से कौन सी बात है, किस बात को माने? आरोग्य सेतु ऐप के लिए आपने अरबों रुपए का विज्ञापन पूरे देश में दिया, टेलीविजन से लेकर के, चैनल से लेकर के, अखबारों से लेकर के, होर्डिंग से लेकर के उस ऐप को यूज करने की अपील आज तक प्रधानमंत्री कर रहे हैं। अब आप ये बतावें कि मंत्रिमंडल के मुख्यमंत्री से लेकर के तमाम सदस्यों ने वो आरोग्य सेतु ऐप उसको डाउनलोड किया था या नहीं किया था, और अगर किया था तो उसने काम क्यों नहीं किया, और नहीं किया था तो आपने प्रधानमंत्री जी की बात क्यों नहीं मानी? जी बिल्कुल बिल्कुल। मैं जानना चाहती हूँ भुवन जी आपसे, जी, जो जी, बात अभी दसमाना जी कह रहे थे कि जो मानक है वो सेम होने चाहिए सारे के लिए, गरीब आदमी हो, अमीर आदमी हो, आम आदमी हो, खास आदमी हो, मंत्री हो, जनता हो, तो आप मुझे बताइए कि क्या कार्यवाही आप उम्मीद कर रहे हैं कि होगी हमारे मंत्री जी के विरुद्ध? देखिए, हम सब चाहते हैं कि वो बिल्कुल ठीक हो जाए, लेकिन अगर आम जनता के ऊपर केसेस होते हैं तो क्या लापरवाही के लिए जो बिल्कुल साफ परिलक्षित हुई है सतपाल जी महाराज के बिहेवियर से, जब वो क्वारंटीन में थे तो वो कैसे चले गए कैबिनेट मीटिंग के लिए, उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही होनी चाहिए? देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने जब देश में कोरोना वायरस आया, कोविड-19, तो सबसे पहले तो इसमें राजनीति तब शुरू कर दी कि जब बोला कि 3 महीने का राशन बटेगा, और भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्षों से सूची एसडीएम के यहाँ भेज दी गई कि ये लोग इस राशन को बांटेंगे। उसके अलावा और राजनीतिक संगठन और सामाजिक संगठन, एनजीओज, सबको प्रतिबंधित कर दिया कि आप कहीं भी लोगों के साथ नहीं जाएंगे, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं करेंगे। वहीं जहां बहुत गरीब लोग, जिनके घर में कोई बीमार है, जिनको कहीं दवाई लेने जाना है, जिनके यहाँ कोई मौत हो गई, कई ऐसी घटनाएं हैं कि पिताजी की मृत्यु हो गई और पास न मिल पाने के कारण, क्योंकि उसके पास अप्रोच नहीं थी, क्योंकि वो भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता नहीं था, तो वो अपने पिताजी के अंतिम दर्शन भी नहीं कर पाया। तो ऐसी परिस्थिति भारतीय जनता पार्टी ने पहले ही शुरू कर दी कि अगर हम ये उम्मीद करें कि भारतीय जनता पार्टी कई नियम कानून और सब पर बराबर लगाएगी, तो वो तो संभव ही नहीं है। मैं एक घटना आपसे बताना चाहूंगा कि खटीमा में हमारे एक क्वारंटाइन सेंटर है, अगर मैं कहूंगा दीपक तले अंधेरा, एक युवा ने एक वीडियो बनाया। उस वीडियो में उसने एक लड़के को घास उखाड़ते हुए दिखाया और उसने ये बोला कि भाई इस क्वारंटीन सेंटर में ना तो हमारा प्रधान आया अभी तक, न क्षेत्र पंचायत सदस्य आया, न जिला पंचायत सदस्य आया, न ही क्षेत्रीय विधायक आया, और हमारे पास यहाँ फौड़ा बेलचा या कुछ घास काटने के लिए भी कोई व्यवस्था नहीं है कि जो हम यहाँ रहे। सांप, जब सांप निकल के आया तो उस समय की ये बात है कई क्वारंटीन सेंटरों में। तो इस वीडियो को उसने सोशल मीडिया में डाल दिया। उसके बाद हम लोग गए, वो सब व्यवस्थाएं वहां कर आए, तो आपको विश्वास नहीं होगा कि पुलिस को भेजकर, जो क्वारंटीन हेड पुलिस को भेजकर वहां उस लड़के की पिटाई करी गई, और दूसरे दिन उस लड़के से माफीनामा लिखवाकर मैंने गलती से बोल दिया, मैंने गलती से लिख दिया करके उसको सोशल मीडिया में डाला गया कि नहीं जी ये लड़का झूठ बोल रहा था। ऐसी परिस्थिति। और मैं आपको बताऊं तो दीपक तले अंधेरा हमारे विधायक जी का ही, वो पुष्कर धामी जी का ही गांव था, जिस क्वारंटीन सेंटर की ये बात मैं कर रहा हूं। तो यहाँ ये स्थिति है कि अगर कोई दूसरे दल का आदमी या कोई सामाजिक आदमी या कोई राजनीतिक आदमी किसी की मदद करना चाहता है, तो प्रशासन इतना लाचार है कि उसे अनुमति ही नहीं दे रहा है। एक तरफ तहसीलों के बाहर लोगों की लंबी लाइन लगी पड़ी है, किसी का बच्चा बीमार है, किसी के पिताजी को कैंसर है, किसी को दवाई लेने जाना है, किसी के घर में मृत्यु हो गई, किसी के रिश्तेदारी में मृत्यु हो गई, कोई मौत अस्पताल गया उसे लौटना है,
और लंबी कतार है, वो पास के लिए जो है बाहर खड़े हैं, उन्हें सोशल डिस्टेंसिंग का पालन दिखाया जा रहा है और अधिकारी कह रहे हैं कि भाई हम किसी से मिलेंगे नहीं। दूसरी तरफ अंदर भारतीय जनता पार्टी के लोग उसी कैंपस में 10-10, 20-20 लोग बैठकर दिन भर जो है कि पॉलिटिक्स कर रहे हैं, मीटिंगें कर रहे हैं और बाकी आम आदमी को बाहर खड़ा करा जा रहा है। ये हमारे प्रदेश की स्थिति है। अगर हम इसमें ये कहीं भी सोचें कि इसमें जो हमारे मंत्रीगण हैं या जो हमारे अधिकारीगण हैं बड़े, जो है कि उनको कहीं उन पे कहीं कोई कार्रवाई होगी, तो ये असंभव सी बात है। मुझे नहीं लगता कि ऐसा कुछ होगा। और आप ये सोचें कि उनका वीवीआईपी ट्रीटमेंट ना हो और औरों की तरह सामान्य ट्रीटमेंट हो, ये भी संभव नहीं है। बस मैं तो सरकार से ये कहना चाहता हूं कि आप वीआईपीओ के अलावा उन मीटिंगों में जितने सामान्य कर्मचारी थे, जो सेकंड क्लास, थर्ड क्लास, फोर्थ क्लास के जो कर्मचारी थे, उनको भी अभी आप उतनी गंभीरता से लीजिए जितने अपने मंत्री और शासन के बड़े अधिकारियों को ले रहे हैं। तो वही मुझे लगता है कि सबके लिए न्याय संगत होगा। बाकी हम इस सरकार से, इस गूंगी बहरी सरकार से ये उम्मीद करें कि वो जो दोषी हैं उन्हें, और वो भी जो बड़े ओहदे पर हैं उन्हें, ये कहीं उनके खिलाफ कोई कार्रवाई करेंगे वो भी भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं। तो ये संभव नहीं है और मैं बिल्कुल उम्मीद भी नहीं करता इसकी। मैं बहुत सारी ऐसी घटनाएं यहाँ देख चुका हूं कि लेबर पैदल जा रही है, अगर आप कोई उसे भेजना चाहता है तो आपको पास अवेलेबल नहीं कराएंगे, क्योंकि आप दूसरे दल के लोग हो, क्योंकि आप और राजनीतिक संगठन के लोग हो। सबसे बड़ी बात है उसमें, उधर जो राजनीतिक भारतीय जनता पार्टी के जो लोकल लीडर्स हैं उनकी पोल खुल रही है और सरकार की पोल खुल रही है। सरकार टाल दे रही है, दबा दे रही है, किसी को सहयोग नहीं करने दे रही है, खुद तो कुछ कर नहीं पा रही है, उनके लोग कुछ नहीं कर पा रहे हैं। वो पूरे क्वारंटाइन में ये लगे हैं कि उनसे उनके कौन से कर्मचारी जो है कि जो पैकेट बनने हैं, जो राशन के हैं, वो कौन लोग उसको सप्लाई करेंगे, कौन उसकी ठेकेदारी करेंगे, कौन तहसील में और जो है अन्य स्थानों पर सैनिटाइजर और मास्क सप्लाई करेंगे। उनका ध्यान आज भी सब इन्हीं चीजों में है। आपने देखा बड़ी खबरें निकल के आई, भारतीय जनता पार्टी के कई नेता घटतोली में भी पकड़े गए। ऐसा समय है कि अगर आप ये भारतीय जनता पार्टी के लोग दूसरे व्यक्तियों को दबाकर काम न कर कर खुद जो है इस टाइम लगे हैं कि कैसे वो इस महामारी का फायदा उठाएं, राजनीतिक भी और आर्थिक भी, बस इस ओर उनका ध्यान है। इसलिए सरकार से कोई उम्मीद नहीं करी जा सकती है कि वो न्याय संगत बात करेंगे और वही कानून उन लोगों पर भी लगाएंगे जो उन्होंने आम आदमी पर लगाया, जो 3000 लोगों पर उन्होंने मुकदमे लिखे हैं। तो मैं उम्मीद नहीं कर सकता और ये होगा भी नहीं। मैं इसको निश्चित ये कहता हूं कि सरकार दोहरे मापदंड से चल रही है। उनके जो लोग हैं उन्हें होम क्वारंटाइन कर रहे हैं, जो ग्रीन जोन के लोग हैं उन्हें स्कूलों में भी रखा हुआ है, जबकि सरकार की गाइडलाइन है ग्रीन जोन से आए लोगों को उनके घर में क्वारंटाइन किया जाएगा। उसके बावजूद भी जो अप्रोच वाला नहीं है, जो दूसरे दल का आदमी है जिससे वो प्रभावित नहीं है, उन्हें स्कूलों में ठूसा गया है। जो ये वीआईपी लोग हैं इनको घर में जो है कि रखा गया है और सरकार ने ही इस कोरोना को मुझे लगता है सबसे ज्यादा फैलाने में लापरवाही जो है करी है। चलिए, आप जो कह रहे हैं उस बात को मैं मानती हूँ और धस्माना जी की भी बात को मानती हूँ। और धस्माना जी, आपको पता है अब मेरा काम है आपके पीछे पड़ जाना कि आप कांग्रेस हैं। उत्तराखंड प्रदेश कांग्रेस क्या कर रहा है? क्यों नहीं इस्तीफा मांगता इस मुख्यमंत्री से? क्यों नहीं राष्ट्रपति शासन लागू करने के लिए कहता? क्यों नहीं आपका प्रतिनिधिमंडल जाता और मिलता है गवर्नर महोदया से? क्यों? देखिए सुजाता, आज जो पूरा मंत्रिमंडल क्वारंटीन हुआ है वो कांग्रेस के दबाव से हुआ है। ये लोगों ने तो कल बताइए, क्वारंटीन अगर हुआ है तो केवल सुनिए, केवल कांग्रेस पार्टी की वजह से नहीं, आम जन में रोष है और आपकी जिम्मेदारी है, क्योंकि आप विपक्ष है। जर्नलिस्ट को देखिए, मीडिया बहुत महत्वपूर्ण योगदान कर रही है। सोशल मीडिया में कितने सारे जर्नलिस्ट ये बात लिख रहे थे कि क्या अलग अलग मापदंड होंगे, क्यों इन्हें क्वारंटीन में नहीं भेजा जा रहा? देखिए, पहली बात मैं आपको बताऊं कि सबसे पहले जैसे ही ये प्रकरण आया तो सबसे पहले कांग्रेस ने आवाज उठाई। मैंने सबसे पहले लाइव में भी आकर के, प्रेस कॉन्फ्रेंस करके, बाकायदा इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में, प्रिंट मीडिया में, सब में हमारी एक ही बात थी, क्योंकि मैं तो भुक्तभोगी हूँ भाई, मैं तो स्वयं इसका शिकार हूँ। मैंने सबसे पहले इस बात को उठाया। पूरी कांग्रेस पार्टी ने ऑफिशियली, मैं क्योंकि मैं पार्टी की तरफ से बोलता हूँ, हमने पार्टी की तरफ से मांग करी, क्योंकि पूरी सरकार, उसमें जो मंत्री शामिल हुए, सबको संक्रमण का खतरा है, तो पूरी सरकार क्वारंटीन हो। आज उस दबाव के कारण, अभी आपको मैं बताऊं, जो ब्रेकिंग खबर है
अभी शाम की जो लेटेस्ट खबर है वो ये है कि पूरा परिवार वापस अपना निवास में आ गया है। अब वो होम क्वारंटीन होंगे। अभी पूरी सरकार जो है वो ये उहापोह में है। जो दिन में उन्होंने निर्णय किया था क्वारंटीन होने का, तो अभी अभी ये सरकार इस फैसले को पलट भी सकती है, क्योंकि पूरे देश के अंदर ये पहला राज्य बन गया जिसमें पूरी सरकार ही क्वारंटीन हो गई है। तो अभी तो बहुत सारी बातें निकल करके आएंगी। हमने हर हालत में राज्य में इस सरकार के ऊपर, ये सरकार पे भरोसा रह ही नहीं गया किसी का। इस सरकार पे यहाँ के लोगों का भरोसा नहीं है, प्रवासियों का भरोसा नहीं है, किसी का भरोसा इस सरकार पर नहीं रह गया। और जब सरकार पर भरोसा नहीं रह जाता तो केवल मुख्यमंत्री के इस्तीफे से काम नहीं चलेगा कि एक हटाया और दूसरा ले आए। इसमें पूरी सरकार को बर्खास्त करना चाहिए। लेकिन कौन करेगा? किससे आप शिकायत करोगे? आपको मालूम है जिन्होंने इस देश के, अरे जो सरकारें चुनी हुई सरकारों को गिरा देते हैं अपनी सरकार बनाने के लिए, वो अपनी सरकार को आप किससे उम्मीद कर रहे हैं? किससे न्याय की उम्मीद कर रहे हैं? हम मांग करेंगे, हम आवाज उठाएंगे, हम लड़ाई लड़ेंगे। आपको पता है कि इस समय पूरे क्वारंटीन सेंटर्स के बारे में जो अभी भुवन जी ने बात बताई, ये देश का पहला राज्य होगा, इतना छोटा राज्य है, और उसमें अभी तक कितनी मौतें क्वारंटीन सेंटर्स में हो गई। इससे बड़े अफसोस की बात क्या हो सकती है कि सांप के काटने से एक बच्ची मर गई क्वारंटीन सेंटर में। इससे ज्यादा अफसोस की बात क्या हो सकती है कि लोगों को खाने में कीड़े वाला खाना मिला इस प्रदेश के अंदर। अगर थोड़ा सा भी लोक लाज होती सरकार में तो इनको तो अपने आप इस्तीफा दे देना चाहिए था। लेकिन ये वो इस्तीफा देने वाले लोग नहीं है। 40 ट्रेनें देश में रास्ता भूली हैं, रास्ता भटकी हैं। इस देश ने लाल बहादुर शास्त्री जी को भी देखा है, जिन्होंने एक रेल के एक्सीडेंट में इस्तीफा दे दिया था। और इस देश ने उस सरकार को भी ये देश देख रहा है जिस सरकार में सैकड़ों लोग सड़कों पर चलते हुए एक्सीडेंट में मर गए, रेल के नीचे कट के मर गए। रेलों ने रास्ते भूल गई, रेलें जहां जाना था वहां 10-10 दिन बाद रेलें पहुंच रही है। तो इनसे आप ये उम्मीद मत करिए कि हम मांग करेंगे और ये इस्तीफा दे देंगे। हम अपनी जिम्मेदारी निभाएंगे। हमने अपनी जिम्मेदारी देखी, आपको मालूम है, पूरी शिद्दत के साथ उत्तराखंड के अंदर। मुझे इस बात का गर्व है ये बात कहते हुए कि हमारे प्रदेश अध्यक्ष ने अपनी जान की परवाह ना करके, उस समय मैं तो क्वारंटीन में था, लेकिन प्रीतम सिंह वो देहरादून से लेकर के और त्यूनी तक लोगों के बीच में गए, सैनिटाइजर बांटे, मास्क बांटे, राशन बांटा। और जब हम बाहर आए तो हमने अपने तमाम साथियों के साथ अकेले मैंने 10,500 लोगों को सूखा राशन दिया है। हम ये कोई अपनी बड़ाई के लिए नहीं कह रहे हैं, ये हमारा फर्ज है, हमको करना चाहिए ये। अगर पॉलिटिकल लीडर हम हैं तो हमारा ये फर्ज है, हम सारी सावधानियां बरतते हुए, हम मास्क लगाते हैं, हम ग्लव्स पहनते हैं, हम साथ में सैनिटाइजर रखते हैं, सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा नियम का पालन करते हैं, लेकिन जनता के बीच में जाते हैं। जनता के बीच में जाते हैं। मगर जब सरकार, इस वक्त एक सरकार की जरूरत है, क्योंकि कैसे व्यवस्थाएं ठीक होंगी। और अगर ये सरकार अपना कार्य करने के लायक नहीं रह गई है तो क्या इस सरकार को नहीं जाना चाहिए? क्या इस कोरोना महामारी के समय में, के समय में ये आवश्यक नहीं है कि राष्ट्रपति शासन लागू करा जाए? सुजाता, हमने गवर्नर से टाइम मांगा है जी। सुजाता, हमने गवर्नर से टाइम मांगा है। हमने आज बाकायदा ऑफिशियली गवर्नर साहब से टाइम मांगा है। कल सारी परिस्थितियों को देखते हुए प्रदेश अध्यक्ष दोबारा से महामहिम के यहाँ समय हमने मांगा हुआ है, हमें समय मिलेगा। तो जो बात आप कह रही हैं, हम कल तक वेट कर रहे हैं कि कल महामहिम हमको समय दे। हमारे पास लोकतंत्र में यही हथियार है। हम गवर्नर के पास जाएंगे, नहीं हमारी बात सुनी जाएगी तो गांधी जी की प्रतिमा के नीचे इस बारे में हम लोग बैठेंगे कि भाई ये सरकार इस्तीफा दे, इस सरकार को बर्खास्त किया जाए। जब पूरी सरकार और पूरा सिस्टम ही पैरालिटिक अटैक हो गया है, क्वारंटीन वो हो गया है, तो राज्य कैसे चलेगा? भैया मोदी जी तुम ही चला लो राज, राष्ट्रपति शासन लगा दो। लेकिन प्रदेश के अंदर ऐसे हालात, इतने खराब हालात, इतना छोटा सा प्रदेश, यहाँ से मैनेज नहीं हो रहा है। यहाँ पर आप तो देखिए उत्तर प्रदेश और तमाम बड़े प्रदेशों में, बिहार में, वहां तो लाखों लोग गए हैं जो प्रवासी मजदूर थे, पैदल गए हैं, रेलों में गए हैं, सड़कों से गए हैं। यहाँ तो केवल 1.25 लाख 1.5 लाख आदमी अभी आया है। 2.5 लाख आदमी आना चाहता था, उसमें से बाकी लोग आने को अब तैयार नहीं है। आप उनको भी मैनेज नहीं कर पाए,
आपने उनका भी बुरा हाल कर दिया। जब वोट लेना होता है, सुजाता एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं, यही प्रवासी जो दिल्ली में रहते हैं, मुंबई में रहते हैं, चंडीगढ़ में रहते हैं, लखनऊ में रहते हैं, जब चुनाव आता है, चाहे पंचायत का चुनाव हो, चाहे विधानसभा का चुनाव हो, चाहे लोकसभा का चुनाव हो, इनको बसों में भर भर के लाया जाता है। इनको बाकायदा सेवा करके लाया जाता है कि आइए वोट दीजिए, हमारी सरकार बनाइए। लेकिन आज जब उनके ऊपर मुसीबत आई, आज जब उनको अपने घर की याद आई कि भाई कोरोना से बचना है, हम लोग भुखमरी से अपनी जान न गंवा दें, और वो अपने घर आना चाहते थे, तो जिस प्रकार का व्यवहार उन्होंने किया है, मैं समझता हूं कि प्रवासी इनकी इस हरकत को तो कभी नहीं भूलेंगे। और उत्तराखंड के जो लोकल लोग हैं, और एक बात और बताऊं आपको, आप पता कर सकती हैं, भुवन कापड़ी बैठे हुए हैं, इन्होंने अनाउंस किया, मुख्यमंत्री ने अनाउंस किया कि सारे ग्राम प्रधानों को 10-10 हजार रुपया दिया जाएगा। आज की तारीख में पूरे उत्तराखंड में एक भी ग्राम प्रधान को एक नया पैसा नहीं दिया गया, एक नया पैसा नहीं दिया गया। कैसे वो व्यवस्था करता, कैसे वो वहां पर क्वारंटीन का इंतजाम करता, कैसे वो भोजन का इंतजाम करता? पूरी अव्यवस्था के लिए इस राज्य की सरकार जिम्मेदार है। और जो आप कह रही हैं, इस जिम्मेदारी को लेते हुए या तो इस्तीफा दे सरकार, और नहीं तो राज्यपाल सिफारिश करे और राष्ट्रपति महोदय यहाँ पर राज्यपाल शासन लगाए, यहाँ पर राष्ट्रपति शासन लगाए। जी, मैं आपसे जानना चाहती हूँ भुवन जी कि जिस प्रकार से आपने भी ये बात को माना था कि किसको कहें, हम तो कह सकते हैं, ये आपकी लीडरशिप क्राइसिस है जिसकी वजह से आप लोगों को लगता है कि आप अपनी आवाज पुरजोर तरीके से नहीं उठा सकते। मध्य प्रदेश में क्या हुआ, महाराष्ट्र में आज क्या हो रहा है, आज एक चुनी हुई सरकार को गिराने की पूरी कोशिश करी जा रही है। हमारे प्रदेश में जब ये सरकार क्वारंटीन में है, तो क्यों नहीं राष्ट्रपति शासन की मांग आप लोग यूथ कांग्रेस पूरे जोरों शोरों के साथ करता है? देखिए, मैं आपसे कहना चाहूंगा कि कहीं सरकार या लोकतंत्र का सम्मान किया जा रहा हो, लोकतंत्र को माना जा रहा हो, तो आवाज उठाने का, शिकायत करने का जो है कि जरूर करनी चाहिए। जहां पूरे देश में कोरोना का संकट चल रहा था, विश्व में कोरोना जो है चरम पर था, और भारत में पहले लॉकडाउन होना चाहिए था, मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाए जाने के लिए इतने बड़ा रिस्क लेकर 20 दिन आगे कर दिया लॉकडाउन को, लोगों को बताने को मना कर दिया सरकार बनने के बाद। और एक तरफ तो जनता कर्फ्यू की अपील कर रहे हैं, दूसरी तरफ सैकड़ों की संख्या में मुख्यमंत्री उनकी शपथ ले रहे हैं। जो सरकार सत्ता के मद में इतनी चूर हो गई हो कि आज वो प्रदेशों को भाजपा, कांग्रेस, सपा, बसपा, डीएमके इन नजरों से देख रही है। जो प्रधानमंत्री सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री बनकर रह गए हैं, देश के प्रधानमंत्री नहीं बन पा रहे हैं। जो मुख्यमंत्री सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री बन गए, प्रदेश के मुख्यमंत्री नहीं बन पा रहे हैं। तो आप सोचिए कि इसमें कहां कांग्रेस ने पुरजोर तरीके से विरोध नहीं किया। हम सब लोग जनता के बीच रहे। मैंने खुद 51 दिन तक लगातार 1000 से 1200। अरे आप तो अपनी बात कर रहे हैं, यही तो कह रही हूँ, अच्छा काम करके भी आप विपक्ष में होकर भी आप जनता की आवाज नहीं बन पा रहे, यही बात तो कह रही हूँ। देखिए, हम जनता की ही आवाज उठा रहे हैं। और जिस दिन हमने प्रवासियों को लाने की बात कही, जहां मुख्यमंत्री कह रहे थे कि भाई 1500-1600 लोगों ने हमें आवेदन किया है, तो हमारे प्रदेश के मुखिया प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह जी के नेतृत्व में 22,000 लोगों की लिस्ट मुख्यमंत्री जी को दी गई, जो 1600 लोगों की बात कर रहे थे। हमारा ही दबाव था कि जो प्रवासियों को लाने का काम कांग्रेस पार्टी ने इतने जोर से उठाया था कि मुख्यमंत्री को मजबूर होकर प्रवासियों को लाने का काम करना पड़ा। जो कोटा में बच्चे फंसे हुए थे, उन बच्चों को लाने की मांग कांग्रेस पार्टी ने ही पुरजोर तरीके से उठाई थी, तो मुख्यमंत्री ने मजबूर होकर उन लोगों को लाना पड़ा। आज क्वारंटाइन सेंटरों की बदहाली पर जो है कि कांग्रेस ही जो है दिन रात जो है हल्ला कर रही है, बात उठा रही है, मीडिया के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से, सरकार को ज्ञापन देकर, राज्यपाल को देकर, और कांग्रेस के ही लोग या और सामाजिक संगठन ही हाईकोर्ट का दरवाजा भी खटखटा रहे हैं कि कहीं ना कहीं सरकार को, अगर राज्यपाल शासन की हम बात करते हैं, सरकार को बर्खास्त करने की बात करते हैं, राष्ट्रपति शासन नहीं लगता, तो हम कम से कम सरकार को कोर्ट के माध्यम से कटघरे में खड़ा कर सके, लोगों के माध्यम से कटघरे में खड़ा कर सके। कोई भी ऐसा पहलू नहीं है जहां सरकार जो गलत कर रही है, जनता के हित में कांग्रेस पार्टी खड़ी नहीं हो और आवाज नहीं उठा रही हो। और हर तरीके से आवाज उठाने का काम, पहले दिन से काम करने का, और जब सरकार ने
काम नहीं करने दिया, लोगों का हित नहीं देखा। यहाँ जब पक्षपात होने लगा, पहले दिन से सारी चीजों को उठाने का काम कांग्रेस पार्टी ने ही किया है। आज जो प्रवासी हमारे प्रदेश में आ पाए हैं, तो मुझे लगता है कि मैं मुख्यमंत्री प्रीतम सिंह जी को इसके लिए धन्यवाद करूंगा। आप समझिए, उत्तराखंड के 386 लोग जो हिमाचल में लंबे समय से भारतीय जनता पार्टी की सरकार के पीछे लगे थे कि हमें ले जाइए, ले जाइए, ले जाइए। ऑयल फैक्ट्री के लोग थे, पिथौरागढ़ के लोग थे, उसमें चमोली के, टिहरी के, खटीमा के, सितारगंज के, चंपावत के, उन लोगों को मेरे सिर्फ उनकी लिस्ट मंगाकर मेरे एक अनुरोध पर हमारे पीसीसी के डेलीगेशन ने प्रीतम सिंह जी के नेतृत्व में चीफ सेक्रेटरी से बात कर दूसरे दिन से उन लोगों ने हमारे प्रदेश में आना वापस कर दिया था। आप भाई साहब खुद भी उस डेलीगेशन में थे, और मेरे जैसे कई ऐसे कांग्रेस के लोगों ने लिस्टें भेजी थी जिनको ले जाकर जो है चीफ सेक्रेटरी के सामने रख पाए, और उसके बाद वहां से लोगों ने आना शुरू किया, उन्हें परमिशन मिलनी शुरू हुई। सरकार तब भी उनके लाने की व्यवस्था नहीं कर पाई। सरकार ने तब भी उन लोगों के ऊपर डाल दिया कि अगर आप आना चाहते हैं तो अपने साधन से आइए, हम हिमाचल सरकार से बातचीत कर देते हैं। तो वहां भी बसों की व्यवस्था सरकार नहीं कर पाई। मैंने वहां भी कांग्रेस के लोगों से बात करी, तो उन्होंने कहा कि इन 386 लोगों को देहरादून तक छोड़ने का, हिमाचल बॉर्डर तक छोड़ने का काम कांग्रेस की पार्टी वहां हमारे यूथ कांग्रेस के साथी कर देंगे, लेकिन आप सरकार से बात करिए कि वहां से ये अपनी जगह पहुंचा पाए। तो सरकार ने उस पे भी हाथ खड़े कर दिए। तो सरकार के लिए हम लोगों ने जहां पे जिस व्यक्ति की बात हो सकती थी उसको पुरजोर तरीके से उठाया है, और हमारे प्रदेश नेतृत्व ने सरकार को, चाहे वो डंडे के जोर पर हो, चाहे वहां जाकर ज्ञापन देने की बात हो, चाहे चीफ सेक्रेटरी से मिलने की बात हो, चाहे धरना प्रदर्शन करने की बात हो, चाहे सोशल मीडिया में लिखने की बात हो, चाहे सोशल मीडिया में बोलने की बात हो, चाहे पत्रकार आपके मीडिया में बोलने की बात हो, चाहे प्रदर्शन करने की बात हो, सब हम लोगों ने किया है। और जो कांग्रेस का आदमी ज्यादा एक्टिव हो रहा है, या तो उसे क्वारंटाइन कर दे रहे हैं या उसमें मुकदमा लिख दे रहे हैं। इसका उदाहरण सूर्यकांत धस्माना जी, हमारे जो है कि तिलकराज बैठ जी, हमारे जो है यूथ कांग्रेस साथी अब्दुल कादिर जी, ऐसे हजारों लोग हैं जो काम कर रहे थे और उन पे मुकदमा लिख दिया गया। कई निर्दलीय लोग जैसे भूपेश उपाध्याय जैसे लोग जो है कि सैनिटाइजर और मास्क बांट रहे थे जाकर, लेकिन उन पे मुकदमा लिख दिया गया, उनको क्वारंटाइन कर दिया गया। तो ऐसी स्थिति सरकार ने बना रखी है। जो कुछ करना चाहता है, जो सरकार के खिलाफ जरा सा ही बोलेगा या लोगों के लिए कुछ करना चाहता है, तो उस पर शिकंजा कसने का काम कोरोना महामारी में भी ये सरकार कर रही है। सरकार को सर्वदलीय बैठक करनी चाहिए थी, सभी दलों को, लोगों को बुलाना चाहिए था। जो हमारे एनजीओज हैं, उन एनजीओ वालों को बुला के, सामाजिक संस्थाओं को बुला के कोरोना से कैसे निपटा जाए, पहले ये देखना चाहिए था। इसमें जो है सरकार को राजनीतिक और आर्थिक लाभ नहीं ढूंढने चाहिए थे। जी धस्माना जी, आप कुछ कह रहे थे, पर उसके पहले आपको बताऊं, किसी ने लिखा है कि माना मीडिया बिका हुआ था, पर कोर्ट में उसको भी चैलेंज कर सकते हैं, जिससे देश का माहौल नहीं बिगड़ता। विपक्ष में आओ, बीजेपी के तेवर देखिए, पहली बात तो इनकी जो भी है, मगर ये जो बात कह रहे हैं, विपक्ष में आओ, बीजेपी के तेवर देखो, और देखकर सीख ले सकते हैं कि वो लोग कैसे विरोध करते हैं, और इसकी आवश्यकता है क्योंकि आप राजनीति के लोग हैं। आप अपनी बात पूरी करें। देखिए, मैं दो बातें, सुजाता, दो बात मैं कहना चाहता हूं। मैं दो बातें कहना चाहता हूँ। पहली बात तो ये है कि भारतीय जनता पार्टी का अनुसरण हमको नहीं करना। अगर वो मर्यादाएं तोड़ती है तो मर्यादाएं, कांग्रेस अपनी मर्यादाओं से कभी, आज इतने बड़े संकट काल में सोनिया गांधी, सोनिया गांधी नहीं, सोनिया गांधी को तोड़ने को कोई नहीं कह रहा है। मैं बता रहा हूँ, सोनिया गांधी इस देश की वो नेता थी जिन्होंने सबसे पहले आगे बढ़कर के कहा कि हम पूरी तरह से केंद्र सरकार के साथ हैं। राहुल गांधी वो बहादुर नेता थे जिन्होंने पूरे इस कोरोना संकट काल में, वो कई बार आक्रोश में, बहादुर नेता है कांग्रेस के राहुल गांधी, आक्रोश में, वो तमाम रैलियों में आक्रोश में आते थे। लोग उनसे कहते थे कि गुस्से में आते हैं, लेकिन इस पूरे कोरोना संकट काल में एक जितने मैच्योर लीडर के रूप में उन्होंने अपने आप को स्थापित किया है। उन्होंने अभिजीत बनर्जी से बात करी, ये काम प्रधानमंत्री का था। उन्होंने जब जेपी नड्डा ने उनका मजाक उड़ाया कि इनको समझ नहीं है, तो आप लोगों ने उन्हें डिफेंड क्यों नहीं किया? मुझे ये क्या डिफेंड, ऐसा नहीं है। आप ट्विटर देखिए, आप मेरे ट्वीट देखिए, आप मेरा पोस्ट देखिए, ऐसा क्यों नहीं किया? पूरी कांग्रेस पार्टी किया, ऐसा नहीं है कि लोगों ने डिफेंड भी किया। और राहुल गांधी को इसलिए भी डिफेंड की जरूरत नहीं है कि जिस पूरे देश ने इस समय उनको इस बात के लिए प्रेज किया कि जो इकोनॉमी के ऊपर, जो देश की बेरोजगारी के ऊपर, और जो देश की इस कोरोना बीमारी से निपटने के ऊपर, लॉकडाउन के
समाप्ति के बारे में जो उन्होंने तमाम देश के अलग अलग विद्वानों से बातचीत करी है, मैं समझता हूं कि सब उनका लोहा मान गए, सब उनका लोहा मान गए। और प्राइम मिनिस्टर के अंदर इतनी हिम्मत नहीं, इतना साहस नहीं कि वो देश की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को एड्रेस कर दे। राहुल गांधी ने हर तीसरे दिन प्रेस को एड्रेस किया, लोगों से सवाल इनवाइट किए। ऐसा नहीं है। कांग्रेस ने इस समय उत्तराखंड के अंदर, मैं आपको बताऊं, आपका काम है, आप अच्छा है, आप एंकर हैं, आप इस पूरे शो की होस्ट हैं। आप सुनिए, आप होस्ट हैं, आप इस कार्यक्रम को कर रही हैं पूरे देश के अंदर। आपने इतनी ज्यादा इस कोरोना से लेकर के और तमाम सीए का मसला हो, आप हमेशा मुखर होकर के आती हैं। आपकी जिम्मेदारी है, आप ये अच्छा काम करती हैं, आप हमें उकसाने का काम भी करती हैं, क्यों नहीं लड़ रहे हो, क्यों नहीं कर रहे हो, हमें कोई बुरा नहीं लगता है इस बात में। लेकिन मैं आपको बता रहा हूं कि उत्तराखंड में जो अभी भुवन ने कहा, हमने कैमूर से, बिहार से, आपको पता है 12 बच्चे वहां पर फंसे हुए थे, हमारे नौजवान, जिनको एक कंपनी लेके गई थी, और जिस प्रकार से वो 7 दिन तक बिस्कुट खा करके जीवित रहे, हमने उनका इंतजाम किया। और उत्तराखंड की सरकार ने उनकी बस का किराया तक नहीं दिया। 41,000 रुपया हमने उनका किराया देकर के उनको उत्तराखंड में लाए। 180 बच्चे हमारे ग्राफिक एरिया यूनिवर्सिटी के, डीआईटी के, तमाम विश्वविद्यालयों के जो मैसूर में फंसे हुए थे, उनको लाने के लिए 10 दिन मैंने धक्के खाए और जाकर के उनकी स्पेशल ट्रेन का इंतजाम कराया, तब जाकर के वो 180 बच्चे वापस देहरादून आए और उत्तराखंड आए। ऐसा नहीं है, हम लोग फील्ड में काम कर रहे थे, लेकिन इस कोरोना संकट काल में अगर हम झंडा लेकर के और जिंदाबाद मुर्दाबाद करने लग जाते, तो आपको पता है इनका तंत्र, आपको पता है इनकी सरकार का जो नजरिया है और जो प्रचार करने का तरीका है, ये कहते साहब कांग्रेस का तो कोई काम ही नहीं है, ये तो अब ये जिंदाबाद मुर्दाबाद कर रहे हैं। हमने पूरी जिम्मेदारी के साथ जनता के बीच में भी गए, सरकार की नकेल कस के रखी। भुवन भाई ने लिस्ट दी हमको, हम प्रदेश अध्यक्ष के साथ सीधा चीफ सेक्रेटरी के पास गए और वो सारे लोग जो हिमाचल प्रदेश में फंसे हुए थे उनको वापस लाने का काम हम लोगों ने किया। हम लोग अपनी जिम्मेदारी पूरी निभा रहे हैं। लेकिन ये बात सच है कि राज्य में जो सरकार है, केंद्र में जो सरकार है, इनकी बेशर्मी की इंतहा है। और जब बेशर्मी की इंतहा हो जाती है, जब बिल्कुल कपड़े उतार करके आदमी चौराहे पे खड़ा हो जाता है, तो आप समझ सकते हैं देश को अब आत्मनिर्भर बनने का फॉर्मूला बताया जा रहा है कि आत्मनिर्भर बनिए। देश को बताया जा रहा है कहाँ है इतनी बड़ी दिल्ली, सारी आत्मनिर्भर होके, सुनिए कहाँ से सुजाता, कहाँ जा रही है? पूरी दिल्ली में जो पूरी दिल्ली के चुनाव में जो व्यक्ति हाथ में पर्चा लेकर के घर घर गया, 70 दिन लोगों ने उसको देखा नहीं कि वो कहाँ था, किसी ने नहीं देखा। मैंने आपको बताया ये इतने बहादुर लोग हैं। मैं तो इनसे कहता हूं कि गुरु हरिकृष्ण साहब सिख पंथ में 9वें गुरु हुए, और 9वें गुरु हरिकृष्ण साहब ने सबसे छोटी उम्र में, भुवन भाई, वो गुरु हुए थे 5 साल की उम्र में। और 5 साल की उम्र में जब वो गुरु हुए, अपने कार्यकाल में 3 साल का कार्यकाल रहा उनका, दिल्ली में हैजा और चेचक हो गई। और आप कल्पना करिए 5 साल 6 साल का बच्चा वो गुरु की गद्दी में बैठा हुआ है। और जब वो दिल्ली गए तो दिल्ली में लोगों ने उनसे कहा कि आप चेचक वालों से मत मिलिए, आप इन हैजा वालों से मत मिलिए। उन्होंने कहा मैं गुरु हूं भाई, ये लोग मुझे मानते हैं, मेरे पे श्रद्धा है, मैं अगर नहीं जाऊंगा तो कैसे काम। उन्होंने सेवा करनी शुरू करी और उस सेवा में वो स्वयं संक्रमित हो गए और उनकी जान चली गई 8 साल की उम्र में। उन्होंने, मैं ये बात इसलिए कह रहा हूँ, तो ये तो मैं सतपाल महाराज जी को भी इस बात का क्रेडिट देती हूँ कि वे लोगों से मिल रहे थे, भाई ये तो उनका काम था, लेकिन वो संक्रमित हो गए। उसके बाद की जो बात है वो आज का मुद्दा है और वहीं पे दिक्कत हो रही है कि सब कुछ होने के बाद भी जो बाकी लोग संक्रमित होने के खतरे में आ गए, हम उसके बारे में बात करना चाहते हैं आज कि ऐसा क्यों होने दे रहा है। और ये सरकार अगर अल्पमत में आ गई है अपनी, क्योंकि क्वारंटीन में चली गई है, ये अल्पमत की सरकार नहीं हुई। जब कोई सरकार में ही नहीं है तो ये अल्पमत की सरकार है। तो ये सरकार को जाना क्यों नहीं चाहिए, मैं तो सिर्फ ये जानना चाहती हूँ। सुजाता जी, क्या करेंगे? भुवन बोलिए। भुवन जी बताइए। सुजाता जी, मैं आपसे एक बात कहूंगा कि अभी आपने कहा कि एक आपको किसी ने भेजा है मैसेज की भाजपा कैसे विरोध करती है, ये आप लोग विरोध क्यों नहीं कर रहे हैं?
तो मैं आपसे एक आजादी के बाद की बात कहना चाहूंगा कि आजादी के जमाने में लोगों को लगता है कि मीडिया नहीं थी। आजादी के जमाने में भी मीडिया थी, और जो लीड रोल की मीडिया थी वो हाँ। अंग्रेजों के पक्ष में लिखती थी। जैसे आज हमारे देश की मीडिया जो है कि भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में बोल रही है, चाहे कुछ भी बुरा करें अच्छा ही। उसके बाद क्या हुआ, मासिक पत्रिकाएं, साप्ताहिक पत्रिकाएं, आप जैसे आज सोशल मीडिया में, फेसबुक में आपको क्यों लाइव होना पड़ रहा है? आपने इस बात को सोचा कि आपने क्यों फेसबुक में लाइव चैनल बनाया, आप लोगों को इनवाइट कर रही है और चर्चा करवा रही है? ये वही समय है जब आजादी की लीड रोल की मीडिया बिकी हुई थी और अंग्रेजों की बात लिखती थी, हिंदुस्तानियों की बात नहीं लिखती थी। मैं तो ये कहती रही हूँ साप्ताहिक पत्रिका, ये आजादी मासिक की पत्रिकाएं दूसरी आई, लड़ाई वैसे है। ये आजादी की दूसरी लड़ाई है। और मीडिया का जो उस समय जो हमारे लोगों ने जो है फिर विश्वास किया कि जो रोज का अखबार आ रहा है, जो लीड रोल की मीडिया है, वो उस पर उन्होंने भरोसा बंद किया। और जो साप्ताहिक पत्रिकाएं थी, मासिक पत्रिकाएं थी, 15 दिन में जो पत्रिकाएं आती थी, उन अखबारों को पढ़ना शुरू किया और उन पर जो है विश्वास करना शुरू किया। ऐसे ही आज जो आप जैसे पत्रकार हैं या आप जैसे सामाजिक लोग हैं, जो सोशल मीडिया के माध्यम से, हमारे पास बड़े संसाधन नहीं है, हमारे पास ज्यादा चैनल हम नहीं खोल सकते, शायद परमिशन भी नहीं मिलेगी, जिनके पास संसाधन होंगे, जो भारतीय जनता पार्टी की चाटुकारिता नहीं करेंगे, अर्णव गोस्वामी जैसे, कि जिनको रातों रात हफ्ते भर में प्रधानमंत्री के इंटरव्यू के बाद चैनल खड़ा कर देते हैं। तो आप, इसीलिए मैं आपसे कह रहा हूँ, विरोध पूरा कर रहे हैं, लेकिन जो आज लीड रोल की मीडिया है वो कांग्रेस को या विरोध करने वाले को नहीं दिखा रही है, इसलिए लोगों को लग रहा है। लेकिन आप जैसे लोगों के माध्यम से अब विरोध दिखने लगा है, सोशल मीडिया के माध्यम से दिख रहा है, और जीत भी होगी। मुझे पूरा विश्वास है कि ये आजादी की दूसरी लड़ाई, जैसे आपने कहा, मैं भी यही मानता हूं कि ये आजादी की दूसरी लड़ाई है। फूट डालो, राज करो। कोरोना को एक जाति से जोड़ दिया, ये उपलब्धि है हमारे भारत की, ये हमारे भारत की उपलब्धि है, जहां की कोरोना को एक कास्ट मिल गई, वायरस से वो एक कास्ट में बदल गया। यहाँ पर भी हमारे जो है सरकार के लोगों ने राजनीति करनी नहीं छोड़ी। कहाँ उन्होंने लोगों को जागरूक करना था, लोगों को मॉरली मजबूत करना था कि भाई हम कोरोना से लड़ सकते हैं, आप सामाजिक दूरी बना के रखें, आप शारीरिक दूरी बना के रखें, आप जो है समाज में सफाई रखें। ये सब बातें बताने की जगह यहाँ जाति धर्म घोल कर उन्होंने इसमें भी राजनीति करने का काम किया, और साथ ही अपने इसमें राजनीतिक फायदे के साथ आर्थिक फायदा भी, जो 2400 का पैकेज दिखा रहे हैं, 2500 का पैकेज जो क्वारंटीन सेंटर में एक आदमी का दिखा रहे हैं, किसी भी क्वारंटीन सेंटर के आदमी से आज नहीं, आने वाले समय में आप पूछ के देखिए कि 25 रुपए भी पर डे उस पर खर्च नहीं होंगे, और सरकार 2500 का खर्चा दिखा रही है। तो आप इसको सोच सकते हैं कि ये कैसी गूंगी बहरी सरकार है। और मैं फिर भी धन्यवाद करूंगा कि उत्तराखंड की मीडिया का वो कुछ हद तक तो दिखा रहा है। जो देश का मीडिया है वो तो मुझे लगता है कि पूरा ही जो है कि रट्टू तोता है, उसे पहले से मिल जाता है कि तुमने बोलना क्या है। लेकिन उत्तराखंड का मीडिया का मैं फिर भी धन्यवाद करूंगा कि यहाँ काफी हद तक मीडिया का भी रोल है। अगर ऐसा मीडिया पूरे देश में हो जाए तो लोगों को 2 दिन में सरकार की पोल का पता चल जाए। लेकिन अब जो आप लोगों ने जो ट्रेंड चलाया है ये सोशल मीडिया के माध्यम से अपने चैनल बनाकर, ये आने वाले समय में जरूर इस देश में क्रांति लाएगा, इस प्रदेश में क्रांति लाएगा। बिल्कुल। धसवाना जी, आप कुछ कह रहे थे संक्षिप्त में। मैं भुवन को बता रहा था कि आप बता रहे थे कि चैनल्स के बारे में बात कर रहे थे। भुवन भाई, हमारी बहन सुजाता का जो चैनल है इसको जी 4 लाख से ज्यादा लोग फॉलो करते हैं। 4 लाख से ज्यादा। भाई ने बताया अब 5, हाँ, मैं 4 लाख से ऊपर मैंने कहा 5 लाख इसके होने वाले हैं। और ये जो जिनका नाम अभी आपने लिया, जो बहुत चिल्ला करके और बहुत नौटंकी करके जो बोलते हैं, उनके चैनल के 50,000 व्यूअर नहीं होंगे। और सुजाता के चैनल जो है 5 लाख को छूने वाला है आने वाले समय में। क्योंकि आपने बहुत अच्छी बात कही कि जो मेन स्ट्रीम का मीडिया है, देखिए मीडिया में जो एंकर्स बेचारे बोलते हैं या जो बात करते हैं वो तो नौकरी कर रहे हैं, असली तो उनके मालिक हैं, वो सारे गोदी में बैठे हुए हैं। लेकिन आजादी की लड़ाई में भी छोटे छोटे हाथ से लिखते थे जो अखबार, वो हाथ से लिखे हुए अखबारों ने क्रांति कर दी थी। आप अमेरिका में देख रहे हैं आज हमारे देश के जो आदरणीय नेता हैं, उनके जो परम मित्र हैं, उनका क्या हाल कर दिया लोगों ने, बंकर में घुसने की, उनको बंकर में घुसना हाँ। तो इसलिए भारत में भी वो दिन दूर नहीं है, भारत में भी अब वो आने वाला है
जिस दिन यहाँ पे भी ऐसी परिस्थितियां होंगी जब गरीब जो कट रहा है, सड़क पे मर रहा है, जो भूखा सो रहा है, जो हालत खराब है पूरे देश के अंदर, जो अर्थव्यवस्था की पटरी से बिल्कुल उतर गई, नेगेटिव में आ रही है, ये सारी परिस्थितियां जो बन रही हैं, ईश्वर ना करे हमारे देश को कभी ऐसा दिन देखना पड़े। लेकिन मैं समझता हूं कि जिस तरफ ये देश को ले जाना चाह रहे हैं, आज पूरा देश इनसे त्रस्त है। सवाल यह है कि आवाज उठाने वाले, कांग्रेस इस देश की सबसे पुरानी पार्टी है और सुजाता जी को हम विश्वास दिलाना चाहते हैं कि चाहे हम उत्तराखंड से इसकी शुरुआत करें, लेकिन देश में कांग्रेस जो विपक्ष की भूमिका होनी चाहिए, उस विपक्ष की भूमिका में आपको नजर जरूर आएगी। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। और आप लोगों को मैं इस बात के लिए भी धन्यवाद देती हूँ, आपने कुछ मुद्दों को बड़े जोर शोर से उठाया है। उम्मीद कर रही हूँ कि कल भी इस मुद्दे को आप बहुत जोर शोर से उठाएंगे, हम भी उठाएंगे सोशल मीडिया पे, क्योंकि अगर उत्तराखंड सरकार क्वारंटीन में है तो क्यों नहीं राष्ट्रपति शासन प्रदेश में लगे। ये आजादी की दूसरी लड़ाई है। मैं लोगों का आह्वान दोबारा से करती हूँ, हर रोज करती हूँ, आप लोग समझिए अपनी जिम्मेदारी। एक अश्वेत व्यक्ति अमेरिका में पुलिस ज्यादती के कारण मारा गया। अन्य शहरों में पुलिस ने माफी मांगी। शहर शहर में लोग सड़कों पे आए। क्यों? क्योंकि जीवन का मोल है वहां। हमारे यहाँ हमारे गरीब भाई बहन जो इस देश की रीढ़ की हड्डी है, जो इस देश के निर्माण करता है, उनमें से कितने लोग मारे गए, कितने लोग प्रताड़ित हुए, कितने लोग सताए गए, कितने लोग मुश्किलों में आए। तो आज हम सबको भी अपनी आवाज को बुलंद करना पड़ेगा और भारत को अपनी आवाज सुनानी पड़ेगी इस सरकार को। और उत्तराखंड की सरकार अगर क्वारंटीन में है तो यहाँ राष्ट्रपति शासन लगाया जाए। आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। दोबारा आपसे मुलाकात होगी। जय हिंद। थैंक यू जय हिंद।